बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 9 मई के सानहा और फिर उस सानहे के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज की पॉलिसी और कल पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान DGISPR की जानिब से वाज़े और दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होना है, इस हवाले से मैं बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सक्लूसिव। और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी, बल्कि बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है। और पाक आर्मी ने 9 मई के 4 मास्टरमाइंड्स और 12 मंसूबा साज, मतलब एक हायरार्की आप समझ लें कि 4 ऐसे थे जो आर्किटेक्ट्स थे और बाकी भी प्लानर्स थे। 12 प्लानर्स इस वक्त ये मौक़िफ़ और ये ख़बर जो आ रही है और इस हवाले से कुछ चीज़ें होती हुई आपको नज़र भी आ सकती हैं और मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि मंजरनामा जो है वो आपके सामने वाज़े हो जाए। नाज़रीन कराम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले भी और तकरीबन 2 या ढाई हफ्ते पहले भी मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीज़ें आपके सामने रखी कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। और उससे मुराद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ें आपके सामने हो गई और कल आपने देख लिया। इसके अलावा ये ख़बर भी हमने आपको दी कि बेंच जो है वो दूसरी मरतबा टूट सकता है। कल वो बेंच टूट गया। आज फिर हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल रही हो। चीफ जस्टिस वांट्स टू गिव द डिसीजन बाय टुडे, बट क्या अब फैसला जो है वो कल के प्रेशर के बाद चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर एक दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल किस्म का फ़ैसला और होम्योपैथिक किस्म का फ़ैसला क्या वो आ सकता है? इस हवाले से भी इम्कानात मौजूद हैं। यानी ये ख़बर भी मैं आपके सामने रख दूं कि एक ऐसा फ़ैसला भी आ सकता है जो बिल्कुल आप कह लें कि बस कार्रवाई है। और आज भी ये समाज जो है देखते हैं कि फ़ैसला भी हो पाता है या नहीं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी हो पाती हैं कि नहीं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले तो एक अच्छी चीज़ ये हुई है, देर आयत दुरुस्त आयत। और जब पाकिस्तान का कोई आलमी सतह पर मामला होता है ना कि पाकिस्तान के ऊपर आप बात करते हैं, चाहे वो भारत बात करे, अमेरिका, तो मैं समझता हूँ फिर वो इंटरनल आपके डिफरेंसेस ये हर चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की मुलाकात हुई और उस मुलाकात का एलामिया बहुत अजीब व गरीब था। पाकिस्तान को उसके अंदर दहशतगर्दी का एक तरह का आप कह लें कि स्टेट स्पॉन्सर ही कह दिया गया और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ उसके अंदर का। और मोदी ने तो वैसे एक वो तकरीब के अंदर भी बात कर दी इंडियंस के साथ। वो कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी मौत आप मरने दो, वो खुद अपने आप को मार देंगे, हमने तो आगे बढ़ना है। मतलब वो तो तज़हीक कर रहा था, लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ थी मोदी से और क्या एक्सपेक्टेड है आपको। और ज़ाहिर बात है मोदी साहब की ज़ुबान पर यह आना कि पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये भी इस चीज़ का गमाज है कि पाकिस्तान उनके सर पे सवार तो है, मतलब ऐਵੇਂ तो नहीं ना कोई मुल्क याद आ जाता। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका को डिमार्श किया है। और आपको पता है इससे पिछली मरतबा साइफ़र जो था उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद अमरीकी सफ़ीर को बुला के एहतजाजी मरासला जो है वो थमाया गया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो है उन्हें तलब किया है। एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन एंड डिमार्श वाज हैंडेड ओवर ऑन द US इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट। अमेरिका और भारत की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसके ऊपर सख्त एहतजाज किया गया और एहतजाजी मरासला उन्हें थमाया गया। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका हैं और पाकिस्तान कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में एम्बेसडर मुदस्सर टीपू, उन्होंने बेसिकली बुलाया था डिप्टी चीफ ऑफ मिशन US के जो है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि नेशनल यूनिटी का मामला है, नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है और पाकिस्तान की एक चीज़ है। तो ये देर आयत दुरुस्त आयत बहुत पहले तक ये आ जाना चाहिए था, फौरी उन्हें डिमार्च कर देना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सी और सियासतें भी चल रही हैं और आपको पता है कि दुबई के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। दुबई इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं? क्या मरीम नवाज़ हैं? इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि मरीम नवाज़ इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप राइट नाउ, एज ऑफ नाउ। क्योंकि देखिए एक सेटअप ऐसा ही बना ना, खुद तो ये कुछ नहीं कर सकते, बनाने वाले इन्हें कुछ बनाएंगे तो ही ये कुछ बनेंगे। एज ऑफ नाउ अभी तक के सेटअप के मुताबिक, अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जो
ख्वाब हैं, सोचा हुआ तो यही है ना, प्लान एक ये बनाते हैं, अल्लाह बनाता है, ज़ाहिरी बात है। अब इनके प्लान आगे चल के वो जैसे कि तोड़ पड़ते हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ख़ुद को वज़ारत आला का कैंडिडेट देख रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की CV जो है वो कमज़ोर है। एक अगर कौमी हुकूमत बनती है उसमें बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही और वो कोई इतना ज़्यादा खातिर खा बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस सब के अंदर दूसरी CV जो नून लीग की तरफ से है वो शहबाज शरीफ की ही है। यानी ज़रदारी साहब हो जाएं जी प्रेसिडेंट और शहबाज शरीफ साहब हो जाएं वज़ीर आज़म। एक ये स्कीम भी तैयार की जा रही है। और नवाज शरीफ साहब का ख्वाब ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली नवाज शरीफ के मामले के ऊपर और बहुत सी चीज़ें हैं और नवाज शरीफ के मामले के ऊपर और बहुत से मामलात हैं, तो वो भी देखने होते हैं। तो ये भी एक ख़बर थी जो आपके सामने रखनी है। जबकि आप ये देखें कि कल भी हामिद मीर साहब ने पहले ख़तरे की घंटी बजाई और उन्होंने कहा कि बड़े सख्त अल्फाज थे, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि, और ये प्रेशर से पहले कहा उन्होंने कि अब चीज़ें ख़राबी की तरफ ही इमरान खान के लिए जानी है और अगर आपको लगता है गिरफ्तारी और नायली, बात उससे भी बहुत आगे जानी है और आप ज़िया का दौर भूल जाएंगे। अब हामिद मीर साहब ने कल इस पर तजिया किया, मैं उनका तजिया और तबसरा जो है उसका लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूँ। कहते हैं कि अभी भी इमरान खान सूरत हाल की नज़ाकत को नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोग उन्हें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारी सूरत हाल पलट देगी, मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात का मामला गंभीर है और मुसल्लह बगावत का मनसूबा बनाया गया था। मज़ीद तफसीलात जब सामने आएंगी तो और भयानक होंगी। मतलब ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे किस तरफ को चीज़ें जा रही हैं। ऑल्दो इस तरह के बहुत से सहाफ़ी और एक पूरा नैरेटिव इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर लाने के लिए बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी तरीके खुद ही चीज़ों से माइनस हो जाएं और उन्हें बताया जा रहा है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं मेन मामलात के ऊपर। देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है इस सब के अंदर, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह से कल DG साहब ने बताया कि 3 टॉप के अफसरान फारिग हो गए हैं, बाकियों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई जो होती है, मतलब किसी को उठा के इधर कर दिया। और स्पेशली एक और चीज़ याद रखिएगा कि स्पेशली कर्नल ब्रिगेडियर से ऊपर तो जनरल बहुत कम्पैटिटिव होता है बनना, मतलब बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न सारे जर्नल नहीं ना बनते। तो जो इस सब के अंदर जिनके खिलाफ छोटी मोटी कोई कार्रवाई है, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि उनकी प्रमोशंस जो हैं उनमें बहुत मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये फ़ौज का निज़ाम है, सारी बात है। अब जो अगर कोई ब्रिगेडियर्स भी आए हैं, अब यहाँ पे एक सहाफ़ी हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने दावा किया है कि 111 ब्रिगेड जो है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसके ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो बेसिकली देखते हैं इस्लामाबाद और पिंडी की सिक्योरिटी, और इसके ऊपर जितने ब्रिगेडियर्स आए हैं वो सारे 3 स्टार तो बने ही बने हैं, यानी 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक जाते हैं। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें वो भी रडार में हैं। और ऑब्वियसली ये मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि एक ख़बर ये आ रही है और बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ आ रही है कि जितने लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौज ने कहा है ना कि कार्रवाई हो रही है, इस पर फ़ौज का मौक़िफ़ ये है कि कोई इंटरनल कू नहीं था, ये कोई अंदरूनी बगावत नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि ऑब्वियसली अगर तो इस तरह कुछ होता तो फिर मिली भगत होती और फिर सज़ाएं और तरह की होती, फिर सिर्फ ओहदे से हटाना, नेग्लिजेंस के ऊपर, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न करने के ऊपर। जो ऑफिसर सैक हुए हैं या जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, इंटरनल सोर्सेज का ये मानना है कि उन्हें उनकी नेग्लिजेंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के अंदर उनका जो फेलियर है बेसिकली उसकी बुनियाद पर सैक किया गया है। इसके अलावा ये कहा जाए कि जी वो इसके अंदर फलाना ढिमकाना, वो इसके अंदर मुलव्वस थे या इस तरह की चीज़ें थी, तो ये नहीं है। यानी इस हवाले से कोई सबूत नहीं है और ना ही ये वजह है। तो ये भी एक चीज़ क्लियर कर दी जाए ना, क्योंकि इस चीज़ को इस्तेमाल करके बहुत से साफ़ी इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि खान साहब ने अंदर खाते कुछ जनरल्स जो हैं और कुछ फ़ौजी अफसरान जो हैं उनके साथ मिल के बगावत कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक। तो ये मतलब सोर्सेज जो हैं वो उस थ्योरी को, जिसमें इमरान खान साहब को भी तो उसमें इम्प्लिकेट किया जा रहा है ना कि खान साहब आर्किटेक्ट थे इसके और इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था, तो बेसिकली उस थ्योरी को निगलेक्ट कर रहे हैं सोर्सेज के। ये जो सैक होने वाले ऑफिसर्स हैं ये नेग्लिजेंस के ऊपर, यानी गफलत और अपना काम उस तरीके से ना कर पाने में, अपनी ड्यूटी सर अंजाम ना दे पाने के इल्ज़ाम के अंदर इन्हें ये सज़ा जज़ा जो है उसके तहत जो कुछ भी इन्हें वहाँ पे मामलात हुए हैं इनके साथ महकमाना, वो उसके तहत हुए। कोई मिली भगत, कोई इमरान खान साहब के साथ बाज ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज़ फॉर श्योर है, ये चीज़ कन्फर्म्ड है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अब ऑन द कार्ड्स क्या कुछ है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने अपने इंट्रो के अंदर कहा व्हाट नेक्स्ट। मैं ये चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी ताकि आपके सामने मंजरनामा क्लियर हो जाए। इस वक्त जाहिद किशोर साहब ने दावा किया है कि जी हाई प्रोफाइल अरेस्ट ऑफ 4 मास्टरमाइंड्स,
4 ہائی پروفائل اریسٹ جو ہیں وہ ہوں گے اور آنے والے دنوں کے اندر، اور یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. 4 ماسٹر مائنڈز اور 12 پلانرز، یہ الزام ہوگا ان لوگوں کے اوپر، انہیں اریسٹ کیا جائے گا. اراؤنڈ ڈزنٹ بلانگ ٹو اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ ریسٹ آر ریٹائرڈ اور سرونگ گورنمنٹ سرونٹس. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ 16 بندے جو پکڑے جانے ہیں نا، ان میں تقریباً درجن تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، باقی ریٹائرڈ یا سرونگ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، سرونٹس ہیں. اب گورنمنٹ سرونٹس میں جو خبر آ رہی ہے اس میں ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ سویلینز ہیں یا پھر آبویسلی ریٹائرڈ کوئی اور ادارے کے ریٹائرڈ نہیں ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جولائی ہے وہ بہت کشیدہ ہونے جا رہا ہے، اور جولائی کے اندر آبویسلی ایک آگ کا کھیل تو آلریڈی، اور آج بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر میں نے آپ کو دے دی، اور بہت بڑی خبر میں نے آپ کو دے دی ہے کہ یہ جو اریسٹ پلانڈ ہیں آن یہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیا منصوبے ہیں، اس حوالے سے پلانز کیا ہیں، اور یہ پلانز کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آنے والے دنوں میں. اور اس کے بعد آبویسلی دا لاسٹ اسٹیپ وڈ بی پھر اریسٹنگ خان. لیکن اس سب میں آبویسلی آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی سے بھی میں آپ کو آگاہ رکھوں گا، کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کرے کہ پاکستان میں، کیونکہ یہ جو سچویشن اس وقت بن چکی ہے نا، اداروں کی محاذرائی کی صورتحال اور جو کچھ بھی ہے، یہ یقین مانے بہت تکلیف دہ ہے. کیا یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس نہج پہ آنے ہی نہیں چاہیے تھے. اب ہم آ چکے ہیں، اس سے نکلنا کیسے ہے؟ تمام بڑے، انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ بڑے کیوں ہیں. جیسے گھر میں بڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ گاہے بگاہے بہت سے موقعوں کے اوپر ثابت کرتے ہیں ان کے ایکشنز کے وہ بڑے ہیں، کیونکہ ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، ان کی ویژن بڑی ہوتی ہے، وہ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بڑے جو ہیں سارے اداروں کے، سارے بڑے ملک کے، دے ہیو ٹو تھنک. پاکستان کے لیے ایک ایک قدم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں تو ہٹیں، لیکن یہ ملک، اس کے ادارے، ایک ایک ادارہ، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، جو بھی ہے وہ سب امپورٹنٹ ہیں اور وہ سب امپورٹنٹ رہیں گے، بٹ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.